गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं आपके लिए। एक बहुत ही पवित्र पावन त्यौहार है, ठीक है। और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर, ठीक है। पुरुष के लिए तो नहीं खैर इतना, लेकिन महिलाएं ज़्यादा इसको वो करती हैं। पुरुष तो ना जो है क्या कहते हैं, बहुत कम है जो इस तरीके की आस्थाओं को रखते हैं। मैं ये किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा, लेकिन फिर भी महिला का ज़्यादा महत्व रहता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स क्लास में। अपनी डेली डोज के नाम से करंट अफेयर्स आते हैं। आप लोगों को पता है, इस पूरी क्लास के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमने अब तक कवर करा दी हैं। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ज्योग्राफी भी इसमें बहुत सारी कवर कराई, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा कवर कराया, इकोनॉमिक्स भी बहुत सारी कवर कराई। तो ऑल स्टैटिक जीके, इसका नया नाम रख दिया गया स्टैटिक जीके। इसमें हमने पूरी की पूरी कवर कराई। बहुत सारी नई नई चीज़ें, बहुत सारी बातें हम इसमें कर चुके हैं अब तक। और आज भी उसी टाइप के 10 क्वेश्चन जिसमें नई नई बातें मिलेंगी, नई नई खोज मिलेंगी, नई नई डिस्कवरी मिलेंगी आप लोगों को, हैं। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। हम डिस्कवरी ऑफ माई चैनल योर चैनल पर लिखेंगे, जिसका नाम है द लर्निंग अड्डा। और मेरी क्लासेज अगर आपको बहुत अच्छी लग रही हो तो कृपया करके प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपकी, आप इस पर लाइक सब्सक्राइब करवाइए और मुझे मोटिवेट कीजिए, ठीक है। हमारा कोटेशन है मॉर्निंग टी विद मी, तो मैंने तो टी ले लिए, आप भी टी पी ले लीजिए, ठीक है। हल्के मूड से बिल्कुल रिलैक्स होकर हम अपने 10 क्वेश्चन की यात्रा शुरू करते हैं, जिसमें पहला है मोटिवेशनल थीम। क्वेश्चन नहीं, मोटिवेशन नहीं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, बल्कि वह है जो हम बनाते हैं। देखो, एक बार मेरा रिजल्ट आने वाला था, ठीक है, बहुत बड़े एग्ज़ाम का, यूपी में। आप जानते होंगे किसका एग्ज़ाम है। रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट आ भी गया था। और मैं उसको देख रहा था रात के लगभग 7:30 या बज रहे थे लगभग। तो कई लोग थे, हम लोग चाय पी रहे थे। तो चाय पीते पीते मैंने कहा कि आज लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। मतलब अगर फेल हो गए तो यहीं रह जाएंगे, और अगर यहाँ से ऊपर निकल गए तो फिर बहुत आगे जाएंगे। तो वही हमें करना है कि जीवन जो हम बनाते हैं ना, वो होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, ये तुम्हारे हाथ में है। जीवन मिलना ही ऊपर वाले के हाथ में है। उसने जीवन दे दिया आपको पैदा कर दिया। आप इस धरती पर आ गए, इस महान धरती पर आ गए, ठीक है। लोग कहते हैं स्वर्ग है, मेरा कहना है धरती पे ही स्वर्ग है, ठीक है। आज की डेट में आप 1 क्लिक में हर चीज़ पा लेते हो। जोमेटो को ऑर्डर करो, खाना मिल जाता है। ब्लिंकिट को ऑर्डर करो, सामान आ जाता है। तो इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए चाहिए मनी, और मनी कमानी पड़ेगी। और कमाने के लिए क्या करना है, अपने जीवन को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। ये मोटिवेशनल थीम में मैंने आपको बहुत गहराई की बातें बताई हैं, और इन गहराई की बातों को याद रखेंगे, और याद रखते ही अपनी अपनी फिर से क्लास को आगे हम बढ़ाएंगे और अपना पहले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ये इस समय चर्चाओं में है, इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। परसों की घटना है, मतलब कल की घटना मान लीजिए। कल देर रात ये ट्रंप बाबा जो है वो आजकल पता नहीं क्या कर लेते हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सा नशा करके बैठ जाते हैं। समझ में नहीं आता कि इनको क्या हो गया, भारत से कौन सी चीड़ आ गई है, क्या हो गया है। लेकिन भारत भी इस समय इस पोजीशन पर खड़ा है कि बोले जो करना कर लो, बाकी हम आपको देख लेंगे। ने बहुत कोशिश करी भारत की इकॉनमी को डाउन करने की। 58% तक टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर। उसके बाद भी भारत की इकॉनमी 7% की दर से बढ़ी। तो वो देखो, और बौखला गए। तो बोले अब देखो मेरा अब दूसरा कमाल लेकर आए नया सफूगा, ये H1B वीज़ा। देखो भाई, ये वीज़ा आज का नहीं है, ठीक है, बहुत पुराना वीज़ा है। ये वीज़ा किसको मिलता है? उनको मिलता है जो लोग काम करने जाते हैं, वर्क करने जाते हैं। कहाँ पर? यूएसए में। और आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा यूएसए में जो वर्क कर रहा है भारतीय है, इंडियन है। जो लोग वर्क करने जाते हैं उनको ये वीज़ा मिलता है, ठीक है। वीज़ा मिलने की क्या क्या शर्तें होती हैं? एक सामान्य सा शुल्क हुआ करता था, वो शुल्क दे देते थे, और शुल्क देने के बाद क्या होता था कि वीज़ा मिल जाता था। अब इसमें 2 तरीके से वीज़ा ले सकते हैं भाई। एक तो स्वयं आदमी ले सकता है, वो खुद जो जा रहा है व्यक्ति, और दूसरा कंपनी हायर करती थी, तो कंपनी वीज़ा के लिए अप्लाई करती थी कि हम इस आदमी को वीज़ा दिलवा रहे हैं,
ठीक, इसके साथ एक और दिक्कत है, इसको रिन्यूअल कराने ना इंडिया ही आना पड़ता था, मतलब जिस देश का उस देश में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया के लिए ये सभी देशों के लिए, जो भी अमेरिका में काम करेगा उनके लिए ये कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ट्रम्प बाबा ने क्या करा है कि इस पर रोक लगाई है। अच्छा, हालांकि 73% के करीब इंडियन रहते हैं वहाँ पर और कंपनियों में काम भी वो कर रहे हैं, ये वाली बातें हैं। अब बात ये है, तो ये तो आंसर हो गया अमेरिका। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। एक भस्मासुर का नाम सुना होगा आपको, उन्होंने शिव जी की तपस्या करके उनसे वरदान ले लिया भस्म करने का, जिसके ऊपर हाथ रखेंगे उसमें भस्म करने का, और फिर वो खुद ही भस्म हो गए उसी वरदान से। तो ये वही काम कर रहे हैं। इन आते ट्रंप ने बोला था मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन, मतलब दोबारा से हम अमेरिका को फर्स्ट बनाएंगे। ट्रम्प मोदी जी ने भी तुरंत कहा कि मेक इंडिया फर्स्ट बन अगेन, तो हम दोबारा से मतलब इंडिया को बढ़िया करके बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि वो, मुझे लग रहा है कि बनाना कुछ नहीं है, मामला इनका ख़राब कर देना है। एक बात मैं बता देता हूँ आपको लोगों को, नेपोलियन याद होगा। नेपोलियन फ्रांस का राजा बना था और मेरे हिसाब से 1798 से 1814 तक राजा रहा था, 14 तक, 1814 तक नेपोलियन बोनापार्ट। उसने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था इंटर कॉन्टिनेंटल, क्या था में से, हाँ, अंतर महाद्वीपीय, इंटर कॉन्टिनेंटल सिस्टम, अंतर महाद्वीपीय व्यवस्था, ये बनाई थी। अंतर महाद्वीपीय मतलब कहाँ? यूरोप में। उसने ये साफ कहा था कि यूरोप में अगर कोई भी व्यक्ति यूके काउंटर करने के लिए यूके से माल खरीदेगा तो मेरे कोप का भागीदार बनेगा, मतलब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब समस्या ये थी कि यूके बहुत बड़ा हब था, तो यूके ने फ्रांस की आर्मी की शर्ट का बटन तक बना रखा था। बोले अब कर लो, आ जाओ, काम क्या करोगे? अब तुम्हें शर्ट का बटन तो वहाँ से खरीदना है, तो तुम कैसे एक्ट लगा सकते हो? वही वाली बात है, भारतीयों को कैसे दबा सकते हो? आईफोन 17 की भीड़ देखी आपने? भारत आज आईफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, आईफोन का, जो अमेरिका कंपनी है। ऐसी सैमसंग साउथ कोरिया कंपनी है। तो आप लोग तो, बहुत से लोग तो ये सोचेंगे सैमसंग यहीं की, सैमसंग साउथ कोरिया की, एलजी साउथ कोरिया की, लेकिन सारी प्रोडक्टिविटी यहीं है भाई। बात आ रही है समझ में? नहीं, सारी प्रोडक्टिविटी यहीं है। भारत में प्रोडक्टिविटी हो रही है, भारत से माल बाहर जा रहा है। भले टेक्नोलॉजी आपने दी थी, तो आप कैसे भारत को नेग्लेक्ट कर सकते हो? फिर भारत की बुद्धिमानता का मतलब ये लगा लो, अमेजन का सीईओ कौन है? भारतीय। फेसबुक का सीईओ कौन है? भारतीय। मतलब टोटल तो भारतीय आपने सीईओ बना रखे हैं। अब इन्हें कब निकाल के बाहर खड़ा करोगे? ये वाली बात आ रही है। तो भस्मासुर हो गए ये हैं, तो अपने आप को भस्म करेंगे, ये अमेरिका को भी करेंगे। देखो क्या है ये H1B वीज़ा के लिए पात्र H1 वीज़ा नियोक्ता द्वारा प्रायोजित किया था। नियोक्ता का मतलब होता है कंपनी जो आप लोगों को नियुक्त करेगी, किसी को भी नियुक्त करेगी। जो धारक मतलब व्यक्ति, थोड़ी सी हिंदी जो है ना इजी कर दे रहा हूँ। गैर आवर्जक मतलब किसी को भी दर्जा देता है, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ काम करने आ रहे हैं, यानी फीस कौन भरेगी? कंपनी भरती है। फीस कौन भरती है? कंपनियां भरती हैं। नियोक्ता कर्मचारियों से वीज़ा के लिए आवेदन करता है और उसे बताना होता है कि किसके लिए वीज़ा उपयुक्त है। देखो, इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान, फिजिक्स, साइंस, फिजिक्स और गणित और मैनेजमेंट के लोगों को H1B वीज़ा दिया जाता है। ये एक प्रकार का परमानेंट वीज़ा नहीं है, अस्थायी वीज़ा है। इसका नवीनीकरण करने कहाँ जाना पड़ता है? भारत आना पड़ता है, इंडिया में आना पड़ता है। अब जब इंडिया में इसको आना पड़ता है तो एक ये सबसे बड़ी समस्या ये है, ठीक, मतलब इंडिया में क्या आना पड़ता है? जो इंडिया में जाएंगे, बाकी वहाँ जाएंगे, ठीक। अब देखो 73% भारतीय काम कर रहे हैं भाई, सबसे ज़्यादा हैं। अब ये किसके लिए करा? तो समझ सकते हो, भारत के लिए करा, क्योंकि भारत दबा नहीं इनसे, ठीक है, टैरिफ बार के बाद भी। और जो है क्या कहते हैं, अब देखो एक चीज़ और याद रखो, ट्रंप खुद व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापारी। एक मूवी आई थी आवारा पागल दीवाना, आप लोगों ने शायद देखी हो, तो उसमें जो क्या कहते हैं, आफ्ताब थे, उनका जो टावर था, मतलब जिसमें उनका ऑफिस था, वो डेंटिस्ट थे ना, उसमें जो ऑफिस था वो भी ट्रंप टावर में था। सोचो आप, ट्रंप टावर। तो इसका मतलब ट्रंप सबके व्यापारी हैं। मैंने देखा, आप भी देखना, उस सीन को देखोगे ना तो उस पर ऊपर ट्रंप टावर लिखा हुआ। तो ट्रंप टावर जबकि हैं, आप सोचो कि खुद तो व्यापारी हो, फिर व्यापारियों से पैसा लिया है पार्टी को बनाने के लिए, और खुद बन गए राष्ट्रपति। अब जब राष्ट्रपति बन गए, व्यापारी यही तो कह रहे, बोले तुमने तो हमारी वो कर दिया, अब भारतीयों को ना लाएंगे तो फिर हम कैसे काम चलाएंगे भाई? और या फिर जो है क्या कहते हैं, हम इतना टैक्स देने, कितना देख रहे हो? 88 लाख रुपए, $1 लाख, ठीक है। पहले एक नॉमिनल फीस थी, फीस बढ़ा दी इन्होंने,
ठीक, ये मैंने आप लोगों को इंग्लिश में लिख दिया। अब ये देखो एक नया कार्ड और खेल दिया इन्होंने, कम कलाकार थोड़ी है ये कि उन्होंने कहा कि अब लोग नाराज होंगे। देखो वॉशिंगटन प्रेस से आया ये, मैं आपको ऐसी इसीलिए ये लिखवाया छोड़ा मैंने कहा आप लोगों को पता चलना चाहिए कि कहाँ से लिया जाता है कंटेंट। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड नाम से एक नया वीज़ा कार्यक्रम शुरू कर दिया। ये नया कर दिया, ये क्या नया करा, ये कह रहे हैं कि जो जो मल्टी टैलेंटेड है, असाधारण क्षमता वाले, स्पेशल इफिशियंसी वाले लोग हैं, उनके लिए वीज़ा देना है। अब सब कंपनी कहेगी बोले स्पेशल कैसे लाए हम, ठीक है, तो स्पेशल वालों के लिए लेना है और अमेरिका की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। $10 लाख की फीस देनी पड़ेगी, इसमें फीस कम नहीं है, और उसे वीज़ा और ग्रीन कार्ड पाने का मौका मिलेगा। इसका मतलब H1B वाले तो गए बेचारे गरीब। अब ये कौन मिलेंगे, पैसे वाले, और वो सब आके घुस के रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। वहीं से बन जाएगा कि मैं टैलेंटेड हूँ साहब। अब टैलेंट जो है ना, असली टैलेंट जो पहले काम कर रहा था वो बेकार होगा और उन्हें भारत में आने मजबूरी मिलेगी, मजबूर बन जाएंगे भारत आने में। यदि किसी व्यक्ति को कोई निगम प्रायोजित कर रहा है, मतलब कोई कंपनी लेकर आ रही है, तो उसे $20 लाख की फीस देनी पड़ेगा। मतलब खुद जाओगे तो $10 लाख और वैसे जाओगे $20 लाख। ट्रंप बाबा कह रहे हैं देखो हम सैकड़ों अरब डॉलर कमा रहे हैं, गोल्ड कार्ड से भी सैकड़ों अरब डॉलर की कमाई होगी और कंपनी होगा अपनी ज़रूरतों के ख्याल से लोगों को रख पाएगी। इसका मतलब इधर कंपनी को खुश करने के लिए गोल्ड कार्ड। तो कोई क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गोल्ड कार्ड किसने जारी किया है अभी, ठीक है। कुछ देखो, कुछ कुशल जरूरत होंगी जिसमें बहुत सारी विशेषज्ञता हो। गोल्ड कार्ड एक शानदार चीज़ होगी, इतने पैसे से टैक्स घटाएंगे, जो पैसे आएगा उससे कर्ज कम करेंगे। कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर गोल्ड कार्ड के आवेदन करने की खातिर आवेदकों की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी जो कभी वापस नहीं होगी। मतलब कुल मिलाकर वही वाली कहानी है कि लूट लो, ठीक है। ये पैसा लूटने के लिए आ गए वहाँ पे, ठीक। ट्रम्प बाबा, तो हमने आप लोगों को पूरे ट्रम्प बाबा की कहानी बता दी। ट्रम्प बाबा क्या कर रहे हैं। अच्छा, ट्रम्प बाबा रिपब्लिकन पार्टी के हैं, याद रख लेंगे। दो ही पार्टी हैं वहाँ, रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेटिक, ठीक है। रिपब्लिकन का चुनाव चिन्ह क्या, हाथी, याद भी रखेंगे ये बात, ठीक। दो पार्टी है वहाँ पर। इससे पहले जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अच्छा, अब हम आपको ले चलते हैं AI की गहराई में। ये मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा आप लोगों को क्या है कि जब मैप लगाते हैं ना यहाँ पर, तो ये जो है ना क्या कहते हैं, पूरा नहीं आ पाता, तो इसलिए हम इसको जूम कर करके पढ़ाएंगे। पहले हम शुरू करते हैं चारों तरफ के पर्वत तो ऐसे ही पढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो भाई, ये ब्रुक रेंजेस, ब्रुक माउंटेन। तो क्वेश्चन आएगा कि नॉर्थ इंडिया कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हैं। ब्रुक के बाद ये अलास्का, ये रहा अलास्का दिख रहा है। ये रहा रॉकी न्यू फोल्डेड माउंटेन है, ये देखो हैं। यहाँ से चिनूक हवाएं निकलती हैं, कैसे निकलती है, चिनूक। और यहाँ पर घास के मैदान भी हैं। उन घास के मैदान का नाम भी बता देना कमेंट सेक्शन में, क्या है मैं बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है। ठीक, देखो ये है लोरेशियन प्लेट्यू, ये है अल्पेशियन, ये सब माउंटेन है। और ये है मैक्सिकन प्लेट्यू। कितने होगा देखो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 तो प्लेट्यू हो गए। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर जो है चिनूक हवा निकलती है और यहाँ पर घास के मैदान है पेरी। और पेरी घास के मैदान में क्या हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है, ठीक, बर्फ़ जम जाती है। अब जब बर्फ़ जम जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर घास जो है, घास खाने योग्य नहीं बचती, जानवर जो है खाएं कैसे, उसे बर्फ़ जम जाती है। तो एक हवा निकलती है जिसका नाम है चिनूक। तो चिनूक जाहिर सी बात है कैसी होगी, गर्म होगी। और जैसे ही इस पेरी घास के मैदान में से निकलती है, बर्फ़ पिघाल देती है। तो इसका मतलब चिनूक कैसी हवा, गर्म है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी बातें और बताते हैं हम पहले। हाँ, ये देखो, ये डेविड जल संधि है, ठीक है। ये मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। 3 कंट्री हैं बड़े बड़े, एक तो मैक्सिको नीचे है, बीच में USA है और सबसे ऊपर कनाडा है। कनाडा कटा फटा छटा एरिया है। क्यों एरिया कटा फटा है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या कहते हैं वो ये इस समुद्र के किनारे, इसका बेनिफिट भी क्या है, यहाँ पर एक पेड़ पाए जाते हैं और उन पेड़ों को काट कर जो है ना, उन लट्ठों को बहा दिया जाता है और लट्ठे बहते बहते किनारों पर पहुँच जाते हैं, यहाँ से माल उठाते हैं। और सबसे बड़ा कागज़ का हब भी यही है। कौन सी जगह है, मॉन्ट्रियल यहाँ का शहर है कागज़ के लिए। तो याद रखेंगे किसके लिए फेमस है, कागज़ के लिए फेमस है, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा। पहले आते हैं इधर की तरफ। कहाँ, इधर देखो, मैंने ये बताया था अलास्का सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ही एक पर्वत है, अलास्का रेंज का एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट मैंकले। तो USA का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। किसका है, USA का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, USA का सबसे ऊंचा पर्वत।
देखो यहाँ लिख देंगे यूएसए का सबसे ऊंचा पर्वत, यूएसए का सबसे ऊंचा पर्वत, पर्वत। आ रही बात समझ में? ठीक, ये बैफिन की खाड़ी है, किस किस के बीच में? ग्रीनलैंड और इसके। और ये ग्रीनलैंड पता है डेनमार्क के कब्जे में है। किसके कब्जे में? डेनमार्क के कब्जे में। ठीक है, और कुछ बातें बतानी है आप लोगों को मुझे, ठीक है। देखो अब इधर चलते हैं हम, इधर की तरफ, ये अब आ गए यहाँ पर। ठीक, ये ग्रेट लैक्स है, बताएंगे पहले। ये देखो ये क्या है? हडसन की खाड़ी है। क्या है? हडसन की खाड़ी है। ये ग्रेट लैक्स है। ग्रेट लैक्स में बहुत सारी झीलें हैं। देखो लेक सुपीरियर, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, लेक हारून ये रही, ठीक है। ये लेक मिशिगन ये रही, लेक इरी ये रही, लेक और ओंटारियो ये रही। तो सारी 1 2 3 4 5, पांचों को मिला क्या कहते हैं? ग्रेट लैक्स। क्या कहते हैं? ग्रेट लैक्स। याद रखेंगे इस बात को, ये लिखा भी देखो ग्रेट लैक्स। लेक मतलब इंग्लिश में लिखूं आप लोगों को समझने में, ग्रेट लेक्स, लेक्स मतलब झीलें, सारी की सारी ग्रेट है, ये महान है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, अच्छा ठीक। ये देखो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, याद रखेंगे ये बात, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहीं पे वॉशिंगटन डीसी है, ये रहा देखो वॉशिंगटन, कौन सी नदी के किनारे? ये रहा वॉशिंगटन। वॉशिंगटन कौन सी नदी के किनारे? पोटोमैक, पोटोमैक, ठीक। वॉशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे, ठीक है। ये सारी बातें हम आप लोगों को बता रहे थे, किसके लिए? इसीलिए कि आप इस लोगों को, इस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। बाकी जो है क्या कहते हैं और बताएंगे बाद में, ठीक। हमारी बात समझ में? तो यहाँ रखेंगे इन चीज़ों को याद, क्या क्या था, ठीक है। थोड़ा जूम कम कर दें एक बार और। हाँ, तो चिनूक कैसी हवा हो गई? चिनूक होगी ठंडी हवा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैंने आप लोगों को कई सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें इसमें रह गई, बहुत रह गई हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फिजिकल मैप है। अगर पॉलिटिकल मैप होता तो और अच्छे से आप लोगों को समझाते थे, ठीक है। लेकिन बहरहाल याद रखेंगे अलास्का रेंज में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और याद रख लेंगे भाई, मैं थोड़ा जूम और करके दोबारा बता देता हूँ जिसको मेरा बताने का मन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, चलो आप ही बता दें। हाँ ये रहा माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट जो है ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रख लेंगे। लेकिन यूएसए की नहीं है। यूएसए की कौन सी है? सॉरी नॉर्थ अमेरिका कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका की यही है अपनी, कौन सी वाली? ये वाली, माउंट मैंकले। इसको डेनाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेनाइल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? डेनाइल, ठीक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया एक बहुत बढ़िया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा हुई है। घोषणा हुई है भैया, मिला नहीं है, याद रखना ये बात, ठीक है। घोषणा हुई है, सिर्फ दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा हुई है, मिला नहीं है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया है मोहनलाल विश्वनाथ नायर को। इसको दिया है, इसको दिया गया है, ठीक है। कैसे कैसे मिलता है? 23 सितंबर को 71 में, 23 सितंबर को 71 में, एक सेकेंड, जूम करने से मामला बिगड़ जाता है। हाँ ठीक है, 23 सितंबर को, 23 सितंबर को 71 में फिल्म पुरस्कार 2023 वितरण होंगे। याद रखना ये 2023 गलती से नहीं लिखा, 2025 नहीं है, 2023 का ही नहीं मिला अब तक, तो 2022 तक के मिले अब तक, ठीक है। ठीक, अभी पेंडिंग चल रहा है। मोहनलाल विश्वनाथ नायर को 21 मई को केरल में जन्म हुआ था। इन्होंने बहुत सारी मूवी बनाई हैं, करीदम, भारतम, वानप्रस्थम, दृश्यम जैसी मूवी का उल्लेख ने प्रदर्शन किया है, अभिनय किया है। दादा भाई साहब फाल्के पुरस्कार 3 लोगों की उसमें दिया जाएगा। कौन कौन से? आशुतोष गोविरकर, शंकर महादेवन और मिथुन चक्रवर्ती। तीनों को आप जानते हैं, ये डायरेक्टर हैं बहुत बड़े और बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनाते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। क्यों है?
अच्छा, पहले ये लिखे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को भारतीय सिनेमा के विकास और प्रगति के उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। इन व्यक्तियों की एक समिति द्वारा चुना जाता है। इसमें एक स्वर्ण कमल पदक दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है और कितने रुपये दिए जाते हैं? इतने रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, ये इतने रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के थे कौन। दादा साहब फाल्के ये जो है इतने समय तक रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दादा साहब फाल्के ने पूरी लंबाई वाली पहली पिक्चर बनाई थी भारत की, जिसका नाम है महाराजा हरिश्चंद्र। ठीक, इसीलिए इनको जो है भीष्म पितामह कहा जाता है। किसका? इसका, बॉलीवुड का। ठीक है, जिन्होंने जनक कहा जाता है। कि पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री देविका रानी है। ये भी याद रखेंगे, जो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दिया गया। इसका मतलब पहले से नहीं दिया जा रहा, 17वें से दिया जा रहा। तो अब तक कितना होगा? 54। और वैसे कितना होगा? 71वां फिल्म पुरस्कार कौन से होगा? 71वां दिए गए, 54। दो ऐसे हैं, पृथ्वीराज कपूर और विनोद खन्ना, जिनको मरने के बाद दिया गया था। ठीक है, ये मैंने आपको लोगों को एआई की गहराई से गोता लगा कर दोबारा से वापस निकाल रहा है। ये मैंने इंग्लिश में है, इंग्लिश में आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा देखो, आ जाओ भाई। जीआई टैग वाली सिराखा शोक हथेई मिर्च महोत्सव आयोजन किया गया किस राज्य में? किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर में राज्य में किया गया। कहाँ पर किया गया? मणिपुर राज्य में। जीआई टैग वाली है ये। तो जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं इनका होता ये है कि भारत सरकार द्वारा दिया गया है। ये जहाँ पर जो चीज़ होती है उसको स्पेशलाइजेशन में गिना जाता है। स्पेशलाइजेशन में क्या गिना जाता है? कि उससे उसकी जो है जो उसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर बात करें, जैसे आम कहाँ का? मलिहाबाद का है। ठीक है, कानपुर में चमड़े का काम होता है, मेरठ में क्या होता है? स्पोर्ट्स का काम होता है, अलीगढ़ में ताले बनते हैं, तो इनको जीआई टैग दे दिया गया है। मुरादाबाद में पीतल का काम होता है। ठीक है, अमरोहा में ढोलक बनती है, बरेली में क्या मिलता है? फर्नीचर बनता है। ठीक है, या बांस का काम होता है, तो इनको जीआई टैग दे देते हैं। तो ये जीआई टैग पूरे भारत में चल रहा है, मणिपुर में दिया गया। और किसके कहने देते हैं? WIPO, जिसने अभी क्या निकाला है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकाला है। याद रखना, कितने नंबर की रैंक आई है? भारत की 38वीं रैंक आई है, ये भी याद रखना। तो WIPO, और WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ? जिनेवा में, ये भी याद रख लेना। तो ये इसके द्वारा दिया जाता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या प्रॉपर्टी राइट्स कह सकते हैं इसको। और पहली रैंक किसकी है? तो पहली रैंक, क्योंकि भैया अपने घर के लोग हैं, तो स्विट्जरलैंड को पहली रैंक दे दी इन्होंने। सोचो, मतलब अपनी मुर्गी अपनी दाल बराबर कर लिया काम। ठीक, अब अगर हम बात करें इसके बारे में जीआई टैग में, तो जीआई टैग इधर आ जाओ। देखो, जीआई टैग मिला है, ये अपनी गाढ़ी लाल रंग की तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी मिर्च चाहिए? इस तरीके की। जीआई टैग क्या होते हैं? भौगोलिक संकेतक। बौद्धिक संपदा अधिकारों को का एक विशिष्ट भौगोलिक मूल होता है, जो विशिष्ट गुणवत्ता या प्रतिष्ठा और विशेषता को जोड़ता है। ये मैं बात आप लोग कर चुका हूँ। ठीक है नहीं? ठीक है, और एक प्रमाणिक के रूप में कार्य करता है, एक विशिष्ट स्थान के रूप में उत्पन्न करता है, और इसमें अद्वितीय गुण होते हैं, स्थानीय गुण होते हैं, ये सारी बातें होती है। WTO के सदस्य के रूप में इन्होंने, भारत ने कब 1999 में एक्ट लेकर आए, और 2003 में ये क्या हुआ है? ये 2003 से वो हुआ है, शुरू हुआ है। तो पहला जो मिला है 2004-05 में मिला है। किसको मिला है? भारत सरकार को। भारत सरकार ने किसको लिया? दार्जिलिंग चाय को। किसको दिया? ये चाय को मिला पहला, और उसके बाद से फिर लगातार ये मिल रहे हैं। यूपी में भी मिले हैं। यूपी वालों को, अगर यूपी के जो भी जिस राज्य का है उस राज्य को ये पढ़ लेना चाहिए, कौन कौन से ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हमें मिले हुए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एआई की गहराई में गोता लगाने के लिए फिर से ले आया हूँ। ये वही है जो हमारा एक तरफ से कैसे नाक है हमारी, ये मतलब हमारा बढ़िया वाला एरिया जिसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट। आज मैं इनके लिए लेकर आया हूँ इनको। देखो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब पहले इनके बारे में बात कर लें। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, समझते रहे ना। और ये हो गया, यहाँ से आ जाओ। देखो ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, बाकी तो बांग्लादेश है। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक, अगली बात समझ। तो ये याद रखना कि मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड ऐसे लगे हुए हैं। फिर आ जाता अरुणाचल प्रदेश। फिर क्या आ जाता? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ये क्या है? मेघालय की राजधानी कौन बताएगा? शिलोंग।
ठीक, ये हो गया। और एक है इनमें सबसे बड़ा, कहाँ गया असम, असम ये रहा असम, ये रहा असम, असम की राजधानी दिसपुर। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, सातवां कहाँ गया भाई? हाँ यह है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिस्टर कही जाती हैं। हैं इसलिए कही जाती है सिस्टर क्योंकि बहनों में बड़ा प्यार होता है ना, तो इनमें बड़ा प्यार है, 7 सिस्टर कही जाती हैं। अच्छा एक और है यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और ये ऐसी जगह पर फंसा हुआ है साहब कि ये इतना खतरनाक जगह पर है, इधर तो भूटान, इधर है नेपाल, ये बीच में है। अब देखो भाई क्या है, मैं आप लोगों को पूरी बात बताता हूँ। ये जो है, ये मुर्गे की गर्दन दिख रही है आपको, ये चिकन नेक है, ये भारत की क्या है, चिकन नेक, याद रखना चिकन नेक है। बार बार उसकी चाइना की नज़र इस पर रहती है, इसीलिए भूटान को सपोर्ट करता है, इसीलिए नेपाल को सपोर्ट करता है। किसी ढंग से अगर मैंने ये काट दी, मतलब यहाँ से भारत का एरिया छीन लिया, कनेक्टिविटी काट दी, तो फिर ये एरिया अपना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के तो अब पहले से ही वो जो है क्या कहते हैं, वो करता है कि साहब मेरा मेरा। आप लोगों को याद रखो H1 वीज़ा तो अभी मैंने समझाया, तो ये स्टेपल वीज़ा, और याद कर लेना स्टेपल वीज़ा। स्टेपल वीज़ा कौन देता है? चीन देता है। किसको देता है? अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। भारत इसका विरोध करता है। क्यों करता है? कि बोले कि आप भैया सबको नॉर्मल वीज़ा दो, स्टेपल का मतलब होता है स्टेपलर लगा के, मतलब पिन लगा के दे देता है किसी कागज़ के साथ एक कागज़ और, तो ये कहता है कि ये तो हमारे हैं, हम इनको इस तरीके का वीज़ा देंगे, तो ये भी एक विवाद का जड़ है। ठीक है, तो याद रखेंगे चिकन नेक है, चिकन नेक को काटने की कोशिश हमेशा की जाती है। अब मैं आप लोगों को और क्या समझाना चाह रहा था, और ये समझाना चाह रहा था कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो ठीक है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो पहले तो इस पहाड़ियों से पहले यहाँ आ जाओ। यहाँ पर एक नदी है, ये रही ब्रह्मपुत्रा। कौन सी है? कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से, कैलाश पर्वत के मानसरोवर से। और ऐसे करके यू शेप में, ठीक है, इस शेप में, यू शेप में, जूड़े की पिन के शेप में है, ये लिखा है एनसीईआरटी में लाइन आती, ऐसे करके घुसती है भारत में। ये कहाँ से घुसती है? इस जगह का नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो याद रखें नामचा बरवा जो है वो क्या दर्रा है, कहाँ पर है? नामचा बरवा दर्रा है साहब अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से घुसती है यू के साइड में, और घुसने के बाद ऐसे करके असम से होती हुई, असम से होती हुई, ये होती हुई, ये होती हुई, ये होती, ये होती, ये होती, बांग्लादेश में जाके किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। इधर से गंगा आ रही है, और फिर ये डेल्टा का निर्माण करती है। देखो ये डेल्टा बन रहा है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है भाई। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, जो ब्रह्मपुत्र यहाँ मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र का जो बांग्लादेश में नाम है जमुना है, गंगा का क्या है बांग्लादेश में नाम? पद्मा। और जब ये दोनों मिल जाती हैं यहाँ, तो संयुक्त धारा को कहते हैं मेघना। आ रही बात समझ में? तो जमुना, पद्मा और मेघना हो गई। ठीक, बहुत सारी नदियां इसमें यहाँ से मिलती हैं, जिनके नाम है, ये लोहित मिली है, देखो लोहित। तो मैं इसकी सहायक नदियों के नाम ऐसे ही बता देता हूँ, दिहांग, दिबांग, लोहित, धनश्री, भरेली, सुबनसिरी और मानस। ठीक, ये इसकी पहाड़ियाँ मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया, जहाँ पर फंसकर मानसून बहुत ज़्यादा बारिश करता है। संसार की सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होती है, कहाँ होती है? मासिनराम में। कहाँ होती है? मासिनराम, मासीराम में। और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग है, याद रखेंगे क्या है? शिलोंग, शिलोंग सबसे ऊंची चोटी है, ये नहीं है कोई भी। ठीक है, यहाँ से एक नदी और निकलती है बराक, बराक, बराक बार बार पूछी जाती, कहाँ? मणिपुर में है। बराक कहाँ नदी है? मणिपुर में है। ठीक है, और कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक नेशनल पार्क हैं, 2 का, हाँ सब में 5 नेशनल पार्क हैं, उनमें से 2-3 के नाम बता देता हूँ। एक का तो है मानस, मानस किसके लिए? बाघ के लिए। ठीक, और एक का नाम है मानस के साथ काजीरंगा, काजीरंगा किसके लिए? एक सींग गैंडा, एक सींग गैंडा यहीं मिलता है बस, एक सींग गैंडा। ये असम के बता रहा हूँ, असम में लिख रहा हूँ। ठीक, और तीसरा है औरंग, औरंग है, और भी हैं। ठीक है, कार्बी भी है, बहुत सारे, 5 है, 5 हैं इसमें, याद रखेंगे 5 नेशनल पार्क हैं। किसमें? असम में, एक नहीं है।
ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया। और डिगबोई, डिगबोई असम में क्या है? तेल का कुआं, डिगबोई असम में तेल का कुआं, ठीक। और रिफाइनरी भी है। ये मैंने आप लोगों को पूरी बातें बताई, ठीक है। मुझे लगता है कि एआई अच्छी लगी होगी आपको, एआई की गहराई में गोता लगाओ। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन जल शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? साहब पंजाब में किया गया। पंजाब की हालत बहुत ख़राब है, बाढ़ पीड़ितों के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित के लिए, ठीक है। जो बाढ़ वाले उनको बचाने के लिए सेना आ गई भाई। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन। महिलाओं के कैंसर, महिलाओं में कई प्रकार के कैंसर होते हैं, ठीक है। पुरुषों के मुकाबले कैंसर बनने की संभावना महिलाओं के ज़्यादा होती है, इसीलिए इस तरीके का एक इनिशिएटिव लिया गया है। और कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली का अपोलो हॉस्पिटल में ही बनाया गया है। ये अपोलो के नाम से ही लग रहा है आपको, अपोलो हॉस्पिटल ही लगा है, ठीक है। दिल्ली के नए अपोलो हॉस्पिटल में किया गया है ये। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया गया? तो जाहिर सी बात है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है ये। रबी अभियान क्यों है? देखो 3 तरीके की फसलें होते हैं, मैं बता देता हूँ। एक होती है रबी, रबी क्या होती हैं? रबी के बारे में बता देते हैं। जो सर्दियों में बोई जाती हैं, सर्दियों मतलब अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं, ठीक है, बोना। और मार्च अप्रैल में काट लेना। इसका ट्रिक है बहुत बढ़िया। 2 और 1 अक्षर हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, वाली ये है, बस 2 अपवाद हैं। जैसे गेहूं, जौ, जो गेहूं, जो चना। और अपवाद में याद कर लो सरसों, सरसों भी रबी की फसल है लेकिन 3 अक्षरों में है। और मटर, ठीक। दूसरी होगी खरीफ। खरीफ कब बोई जाती है? जून जुलाई में, जून जुलाई में बोना। और कब काटी जाती है? ये इससे पहले काट दी जाती है, इसके बोने से पहले अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अब तो बहुत लेट होने लगी है, क्या करें, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो अब तो कोई आगे लगाता है, कोई पीछे लगाता है। पहले बरसात पे डिपेंडेबल थे, अब तो 12 हो गए ना, इसलिए जो है क्या कहते हैं अपने हिसाब से किसान बो लेता है। तो इसमें याद रखना 2, 3 और 4 अक्षर वाली हिंदी में, जैसे और 2.5 वाली भी, 2.2 वाली भी, जैसे ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये अरहर, ठीक, इस तरीके से गन्ना, ठीक। और एक होती है जायद फसल। जायद क्या होते हैं? जिनको कच्चा खाया जाता है, जो इन दोनों के बीच में बोई जाती है। कहाँ? यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब मार्च अप्रैल में बोना और जून जुलाई में इनसे पहले काट लेना। कौन कौन सी होती हैं? खीरा, ककड़ी, ठीक, तरबूज, खरबूज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको तालिका बना के भी दे भी दिया, आप लोग इसको याद कर लेना। जून से सितंबर के बीच में है, अक्टूबर से मार्च के बीच में, अप्रैल से जून के बीच में, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। कौन कौन सी होती हैं? उत्तर भारत, दक्षिण भारत की बात करें तो देखो खरीफ में, हाँ खरीफ में चावल भी याद रख लेना, 3 अक्षर हो गए ना, मैंने इसको तो मेन तो यही है। कपास 3 अक्षर, बाजरा 3 अक्षर, मक्का 2.5 अक्षर, ज्वार 2.5 अक्षर, अरहर 4 अक्षर, ठीक है। और चावल बिल्कुल सेम, मक्का 2.5 अक्षर। ये रागी की फसल होती है स्पेशल, रागी दोनों में है, खरीफ और रबी दोनों में है। ज्वार 2.5 अक्षर, मूंगफली कितने अक्षर? 4 अक्षर। रबी की फसल, रबी में कितना होगा? गेहूँ 2 अक्षर, चना 2 अक्षर, तोरई, तोरई में 3 अक्षर में ये रह गया था, चलो इसको बता देंगे। तोरई, सरसों और जौ, और यहाँ पर मटर भी लिख लेना, मटर। और यहाँ पे चावल ये नहीं है, ये इससे कंफ्यूज हो जाओगे तुम, इससे कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, इसको काट ही दो, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ये फालतू की बात है। जायद, जायद में क्या होती हैं? सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, चारा, फसलें, ये सब। ये गलत लिख दिया, हम जो लिखने हैं, हमने जो लिखी है वो याद रखने हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ठीक है, ये याद कर लेना।
अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी क्या रखा गया है, तो अहिल्या भाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। ये अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है इसका नाम, ठीक है। अहिल्या भाई थी कौन, ये मराठा साम्राज्य से जुड़ी हुई थी। देखो मराठा के 5 वो बने थे संघ, कौन कौन से 5 संघ बने थे याद रख लीजिए। सबसे पहले है पूना, पूना के पेशवा। नंबर 2 पूना के पेशवा। नंबर दो नागपुर, नागपुर के भोंसले। नंबर 3 इंदौर के होलकर, होलकर। और नंबर 4 है इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, सिंधिया। और नंबर 5 हैं ग्वालियर के साथ साथ ग्वालियर के सिंधिया, और एक है बड़ौदा के गायकवाड़, गायकवाड़, ठीक। अहिल्या, अब ये जो थी होलकर थी, अहिल्याबाई होलकर थी। ये मेरे बताने का मकसद ये था कि अहिल्याबाई होलकर थी। तो यहाँ पर याद रखेंगे, कुछ इनके बारे में याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इतिहास आ गई है, एआई में इतिहास चली गई, ठीक है। तो ये सब कोई डेट याद नहीं रख रहे हैं। अहमदनगर में जामखेड़ स्थित चोंडी गांव में इनका जन्म हुआ था। अहिल्या बेहद साधारण पृष्ठभूमि से थी। उनके पिता मनकोबजी राव शिंदे गांव के मुखिया थे। पढ़ना लिखना उन्होंने सिखाया। युवावस्था में सादगी और चरित्रा के मालवा के क्षेत्र के राजा मल्हार राव का ध्यान आकर्षित किया इन्होंने, और वे युवा अहिल्याबाई से इतने प्रभावित हुए 1773 में उनका विवाह अपने पुत्र खंडेर राव होलकर से करा दिया। ये याद रखेंगे, क्या नाम है, खंडेर राव होलकर। ससुर भी चले गए इनके, और अगले ही वर्ष इनका पुत्र भी चला गया जिसका नाम था मालेराव। फिर 1754 में कुम्हेर का युद्ध हुआ। अपने पति की मृत्यु के बाद अहिल्या ने मालवा पर अधिकार कर लिया। क्या छीन लिया, मालवा छीन लिया, ठीक है। किससे छीना, मुगलों से, ऐसे करके याद रखिए, मुगलों छीना था। 1792 में अदम्य होलकर सेना की नींव रखी और सबसे खतरनाक तीरंदाजों में से एक बन गई, मतलब सबसे खतरनाक तीरंदाज थी ये। और इन्होंने, अहिल्याबाई ने एक महेश्वर नाम का जो है, क्या कहते हैं, यहाँ पर मालवा में बनाया है, और जहाँ महेश्वरी साड़ी आज तक फेमस है। शहर का नाम बताया, कपड़ा उद्योग भी स्थापित किया। काशी विश्वनाथ मंदिर, कौन सा वाला, अपना वाला। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति की एक मूर्ति स्थापित की गई है। देवी अहिल्याबाई ने गुजरात के पुराने मंदिर जिसका नाम है जूना सोमनाथ मंदिर का निर्माण का श्रेय भी जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 बनाए और कई मंदिर बनाए। दार्शनिक रानी के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जन्म मृत्यु 1795 में हो गई थी। तो ये मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, इनमें से कुछ चीज़ें आप जरूर याद रख लीजिए। एक तो कुम्हेर का जरूर याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है कुम्हेर का किस किस में हुआ है। अहिल्याबाई सीधे सीधा आएगा, अहिल्याबाई और मुगलों के बीच में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप पूछेगा तो इसके बारे में कुछ और नया पूछ सकता है, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। और हाँ, ये सब मंदिरों वंदिरों के बारे में याद कर लेना। इनके पुत्र का नाम, पति का नाम जरूर याद कर लेना। पति कौन थे, खंडेराव होलकर, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये भी लिखवा दिया, आप इसमें देख सकते हैं। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा नीति किसके द्वारा शुरू की गई है, तो पहली भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की गई है नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। क्या है भूतापीय, भूतापीय क्या होता है कि जमीन जो होती है ना, जमीन के अंदर से गैसें निकलती हैं। जब गैसें निकलती हैं तो वो ऊपर आती हैं, गर्म होती हैं, तो गर्म पानी के स्रोत भी बन जाते हैं। तो जो गर्म पानी होता है उससे आराम से बिजली प्राप्त की जा सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल नहीं है, आराम से, क्योंकि वो निकलता रहता है पानी, उससे बिजली की जा सकती है। जैसे अगर बात करें तो हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, एक गर्म पानी का कुआं। आंध्र प्रदेश में ताता पानी। तो ऐसे बहुत सारे कुएं हैं जो पर पहाड़ों में हैं, और ये जो है क्या कहते हैं, लगातार इनमें से गर्म पानी निकल रहा है, ठीक है नहीं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा गीजर ही है, गीजर कहते हैं उसको, गर्म पानी निकलता है, इतना निकलता है कि वहाँ आराम से चावल डालो, चावल बना लो, ठीक है। याद रखेंगे ये कुछ, ये बातें मैं आप लोगों को दोबारा बता दूंगा कि कहाँ कहाँ हमारे यहाँ गर्म पानी के सोर्स है, ठीक है। इसमें क्लास लंबी हो जाएगी। आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के नंबर 1 करने वाले वरुण चक्रवर्ती बन गए साहब नंबर 1, नंबर 1 खिलाड़ी हो गए T20 इंटरनेशनल के। कौन से नंबर के हैं, तो तीसरे हैं। इससे पहले 2 और बन चुके हैं हमारे यहाँ। एक तो स्काई कहते हैं जिनको, सूर्य कुमार यादव, और दूसरे बुमराह बने, और उसके बाद बने तीसरे कौन, नंबर 1 ये वरुण चक्रवर्ती। मैंने आप लोगों को बताई दिया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ, दुबई में है। 1909 में स्थापना हुई है आईसीसी की, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है।
बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़े। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कराइए भाई दोस्तों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।